टॉपिक चुने हैं हमने, वो वहीं सीरियल से हैं, आपको दिखाया ही था। एक बार फिर से दिखाता हूँ। देखो, हम GS3 पढ़ रहे हैं। सम्राट में अभी GS3 शुरू हुआ है, सभी टॉपिक्स को कराएंगे। उसमें इकोनॉमी का जो ब्लॉक है, हमारी मेंस की शोध श्रृंखला है PYQ की, GS3 की। इकोनॉमी में इकोनॉमिक प्लानिंग और नीति आयोग कल मैंने कवर कर लिया था। आज स्नेहल मैडम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात करेंगी और मैं बात करूँगा पॉवर्टी पे। इन दोनों पे 2 क्वेश्चन PYQ के एनालिसिस। तो पहले PYQ देख लेते हैं मित्र, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। देखो, UPPCS में साल 2018 में पूछा, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, प्रॉब्लम ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कार्बन एमिशन। आर्थिक विकास और कार्बन उत्सर्जन के बीच संतुलन की समस्या, कि भाई डेवलपमेंट ज़्यादा करें या एमिशन को कम करें, यानी ग्रीन और क्लीन इकोनॉमी बनाएं या इकोनॉमी को डेवलप करें, प्रोग्रेस करें। ठीक है, तो ये थोड़ा एक इशू था। फिर 2018 में ही पूछा परस्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उस पर उसके लक्ष्य क्या है, उस पर थोड़ा सा आपको बात करना था। 2020 में उसने पूछा कि किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे, लीविंग नो वन बिहाइंड। ठीक है, इसका मतलब क्या आप समझते हो? अच्छा सवाल था, ठीक सवाल था। फिर SDG का गोल 2030 है, उस पर सीधा सीधा सवाल पूछ लिया। 2023 में भारत में क्या प्रयास हो रहे हैं, ये पूछ लिया। UPSC में भी कुछ थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा और ऐसे था। तो पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाले सब उस पे टॉपिक पे बात कर लेंगे, बार बार सवाल पूछ रहा है, हर साल पूछ रहा है। फिर पॉवर्टी पे बात कर लेंगे, सदाबहार टॉपिक है कि भारत में निर्धनता कैसे मापी जाती है, ग्रामीण निर्धनता दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, ऐसे ही गरीबी और असमानता को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, 2020 में उसने पूछा। फिर गरीबी से क्या मतलब है, क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, अंत्योदय, दीनदयाल उपाध्याय, सब स्कीम पता होना चाहिए आपको। ये सब सवाल पूछा गया है। इससे आपको समझ में आएगा कि नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है, कैसा पूछ रहा है UPPCS। बहुत भोले प्रश्न पूछ रहा है और इतना अच्छा पढ़ोगे आप यहाँ, इतना अच्छा एनालिसिस होगा, सीखोगे, लाइफ की आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास स्नेहल मैडम के एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मेरा है। जितने लोग हो पेन पेपर निकाल लो भाई, लिख डालो। चलो, ये सवाल है, सवाल पढ़ देता हूँ, स्क्रीन शेयर है। भारत में गरीबी परसेंटेज के फॉर्म में कम हुआ है, जो मैक्सिमम कंजम्पशन के पैरामीटर्स पर आधारित है। करेंटली हेल्थ, एजुकेशन और अन्य सर्विसेज के आधार पे, आपको पता ही है, जो मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है, उसमें हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड का ध्यान रखा जाता है। तो उसके आधार पर जो गरीबी का मेजरमेंट है, वो कहाँ तक पॉवर्टी को ठीक से मेजर करता है, इसी का विवेचना करना है या इसी को डिस्कस करना है। अंग्रेजी में है, पॉवर्टी इन इंडिया हैज डिक्लाइंड ऑफ कोर्स बाय परसेंटेज और दैट इज बेस्ड अपॉन कंजम्पशन पैरामीटर्स एट प्रेजेंट। वर्तमान में किस हद तक, टू व्हाट एक्सटेंट डज पॉवर्टी एस्टिमेशन कवर हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर सर्विसेज, किस हद तक ये जो है गरीबी के मेजरमेंट को कवर करता है, जो भी इसके पैरामीटर्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन और बाकी सर्विसेज। ध्यान रखना है, इसमें इंट्रोडक्शन में गरीबी जो कम हुआ है उसके बारे में बता देना है और उसके बाद में ये दिखाना है कि भाई इसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, किस हद तक ये कवर करता है, और एक जो डायमेंशन होगा, एक जो हिस्सा होगा, वो होगा इसकी बुराई करना, कि किस तरह ये नहीं कवर करता है, क्योंकि कहाँ तक कवर करता है, अप टू व्हाट एक्सटेंट कह रहा है, तो बताना है ये कहाँ कहाँ नहीं कवर कर पाता है, कहाँ कहाँ छूट जाता है, इससे ये लिखना है। और फिर एक अच्छा सा कंक्लूजन कि आप किस तरीके से और इसको कॉम्प्रिहेंसिव और इंक्लूसिव बना सकते हो। उम्मीद है आप लिख पाओगे और फिर वी विल डिस्कस इट कॉम्प्रिहेंसिवली। स्टार्ट, यू हैव ओनली 7 मिनट्स। शानदार लोग हो भाई, इतनी देर से बैठे हुए हो, बहुत बढ़िया, बधाई। लिख लिया होगा, उम्मीद लिख लिया ना, बहुत धैर्यवान लोग। डिस्कस करते हैं। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। आवाज एक दो का स्नेहल? सर हो ये ओके, ठीक है। तो सवाल देख लो भैया फिर से, जिसने ना देखा हो, जो थोड़ी देर के लिए घूमने चला गया हो, वो देख ले, बर्तन वर्तन धोने चला गया हो। सवाल था
कि भारत में गरीबी परसेंटेज के रूप में कम हुई है। ऑफ कोर्स गरीबी जो कंजम्पशन पैरामीटर्स हैं उन पे आधारित है, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह हैं। बट एक कहाँ तक पॉवर्टी को कवर करता है, इस पे बात करनी है। कुल मिलाकर के बात इस पे करनी है। दिखाएंगे पीडीएफ में, मॉडल आंसर तो है, यू विल गेट दिस, लेकिन पहले डिस्कस कर लेते हैं इसको। इंडिया में नीति आयोग का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज हुआ, उसके हिसाब से साल 2013-14 में जो पॉवर्टी था, ऑडिबल विजिबल हूँ मैं? 2013-14 के जो पॉवर्टी इंडेक्स था उससे घट करके 2022-23 के पैरामीटर्स के हिसाब से कुछ 11-11.5% गरीबी आ गई, ऐसा नीति आयोग कहता है। तो नीति आयोग की अगर माने तो भारत में गरीबी कितनी? तो 11.5%, 11.28। 2010 में ऐसा ही वर्ल्ड बैंक ने एक सर्वे कराया जिसमें गरीबी हो गई 10% के आसपास भारत में। मजे की बात यह है कि गरीबी को लेकर के भारत में लकड़ वाला कमेटी बनी। उसने कहा कौन कितना कैलोरी ऊर्जा कंज्यूम करता है, उसके आधार पे हम गरीबी का मेजरमेंट करेंगे। बड़ा विरोध हुआ कि भाई कैसे कैलोरी आप मेजर करोगे, कि गांव वालों को कितना चाहिए, शहर वालों को कितना चाहिए, लैक्टेटिंग मदर को कितना चाहिए, मुझ जैसे लोगों को, कामचोर लोगों को कितना चाहिए, ये सब था। तो फिर आया तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी ने कहा कि वर्ल्ड बैंक के अलग अलग डेफिनेशन है, जिसमें एक डेफिनेशन है कि $1.9 जिसकी इनकम है पर डे वो गरीब नहीं है। पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी $1.9 के आसपास जिसकी क्रय शक्ति है, इतने पैसे खर्च कर सकता है पर डे, वो गरीब नहीं। तो भारत ने कहा ये बहुत बढ़िया पैरामीटर है, तो तेंदुलकर कमेटी के इस $1.9 वाले फार्मूले को मान लिया गया। लेकिन प्रॉब्लम तब हो गई जब रंगराजन कमेटी आई, और मुझे याद है उस समय मैं पढ़ ही रहा था न्यूज़पेपर, तब भी पढ़ता था। रंगराजन कमेटी ने थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया, और बढ़ाने की वजह से गरीबी जो थी, मतलब कि ये जो $1.9 है, इसको थोड़ा और बढ़ा दिया कि इतना होगा तो ही गरीब होगा। बड़ा विरोध होना शुरू हुआ कि भाई भारत में तो गरीब बहुत हो गए हैं। तो सरकार ने रंगराजन कमेटी की सिफारिशें मानी ही नहीं, उसके आधार को माना ही नहीं। अभी जो नीति आयोग का रिपोर्ट आया MPI पे, दरअसल उसमें स्पेसिफिकली उसने डिनाई नहीं किया तेंदुलकर कमेटी के मेजरमेंट को और उसके आधार को, मतलब वो तेंदुलकर कमेटी को ही मान के चल रही है। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गया कि अब भी $1.9 खर्च करने वाला व्यक्ति गरीब नहीं। एक चीज़ क्लियर हो गया। दूसरी चीज़, नीति आयोग ने मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज किया, उसका बेसिक आधार 3 है, और वो 3 आधार है हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और ये आधार कहाँ से उठाया नीति आयोग ने? ये उठाया OPHI, जो ऑर्गेनाइजेशन है पॉवर्टी एलिवेट करने के लिए इंडेक्सेस निकालता है, उससे, प्लस UNDP के जो अपने पैरामीटर्स है उससे। और UNDP में आपको पता है कि साल 2010 में UNDP ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को लेकर के पहली बार बातचीत की थी, और तब से निकालना शुरू किया। 2010 की बात है। कोई 2 उनके अपने इकोनॉमिस्ट और सोशियो इकोनॉमिस्ट लोग थे, उनका नाम एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ आपको तो उनका नाम था सबीना अल्कायर और जेम्स फॉस्टर। ये 2 लोग थे जिन्होंने इस पे काम किया था। तो ये तो हो गई भूमिका कि भाई हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के आधार पे गरीबी भारत में कम हो गई, परसेंटेज के आधार पे कम हो गई। डेटा आपको बता दिया, जो उठा करके आपको इंट्रो में लिख देना है। ये जितनी बातें बताई उसमें से कोई सेलेक्टिव बातें कि हाल ही में जारी नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से भारत में गरीबी की परसेंटेज 2013-14 के कुछ 22-23% जो भी रहा है, उससे कम होकर के 11.28% हो गई है। बस इतना हो गया इंट्रो। अब सवाल पूछता है कि जो कंजम्पशन पैरामीटर्स हैं वो कहाँ तक गरीबी को कवर करते हैं, इस पे चर्चा करनी है। तो पहला जो डायमेंशन बनेगा इसमें, वो बनेगा अप टू व्हाट एक्सटेंट दीज कंजम्पशन पैरामीटर्स कवर्स द पॉवर्टी। कहाँ तक? तो पहला डायमेंशन है कहाँ तक। तो नंबर वन ये है कि इंडिया ने 2011 में कास्ट एंड सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया।
और उस कास्ट और सोशियो इकोनॉमिक जो सर्वे था इंडिया का, उसके आधार पर इंडिया के पास अच्छा खासा डेटा आ गया। उसका उपयोग इंडिया ने किया। एनएफएचएस के जो सर्वे, पीरियोडिक जो सर्वे होते रहते हैं, उसका उपयोग इंडिया ने किया। और इंडिया ने इन सभी डेटा का यूज करके हाउस होल्ड सर्वे करा करके, जिसके लिए एक टर्म यूज होता है CEHS, जो कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर का सर्वे, हाउस होल्ड सर्वे किया जाता है, उसके आधार पर इंडिया ने यह तय किया कि इतने परसेंटेज लोग, इतने लोग गरीब हैं, इतने लोग गरीब नहीं। तो इसके फेवर में आपको लिखना है पहला पॉइंट कि नीति आयोग हैज यूज्ड कास्ट एंड सोशियो इकोनॉमिक सर्वे डेटा along with NFHS data to measure the poverty index on real time basis। तो ये पहला फेवर में आर्गुमेंट हो गया। दूसरी अच्छी बात कि ये कहाँ तक कवर करता है गरीबी को, कि इंडिया में स्कूलिंग ईयर, चूंकि हेल्थ एजुकेशन और पावर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कर रहा है, तो एजुकेशन में इस नंबर ऑफ स्कूलिंग ईयर, ड्रॉप आउट रेट, इन सभी के आधार पर, इन सभी को लेकर के भारत सरकार ने, नीति आयोग ने, अलग अलग प्राइवेट एजेंसीज ने ढेर सारे सर्वे कराए हुए हैं। और वो सब शो कर रहे हैं कि ड्रॉप आउट रेट बहुत कम हो गया है। असर की रिपोर्ट भी आप देखिए तो क्वालिटी एजुकेशन भले खराब हो, लेकिन एनरोलमेंट बहुत बढ़ा है। हायर एनरोलमेंट भी बहुत अच्छा हो गया है इंडिया में। जेंडर गैप भी उसमें काफ़ी कम हो गया है। इवन महिलाएं जो है हायर एजुकेशन में पुरुषों से ज़्यादा एनरोल कर रही हैं। 50% के आसपास उनका एनरोलमेंट है। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो ड्रॉप आउट बहुत कम हुआ है। स्कूलिंग, जो मीन स्कूलिंग ईयर है, एवरेज जो स्कूलिंग ईयर है, वो बढ़ गया है। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो जो डेटा है गरीबी का जो कम हुआ है, दैट इज ऑल्सो ऑन द सेम लाइन, कि भाई ये डेटा भी कह रहा है कि ड्रॉप आउट कम हुआ है, स्कूलिंग एज, मीन एज बढ़ा है, और स्कूल में समय बिताने का जो साल है वो बढ़ा है, और नीति आयोग का जो ओवरऑल डेटा कह रहा है गरीबी का, वो भी इसी के अनुकूल है। थर्ड, वर्ल्ड बैंक की मैंने बताया ही आपको, जो रिपोर्ट आई 2019-20 में कि भारत में 10% गरीबी है, वो भी इससे मैच खाती है। चौथा, मतलब अगला, हेल्थ की बात की जाए, भारत में 2013-14 के मुकाबले में जो हेल्थ ऑफिशियल हैं, यानी कि जो डॉक्टर हैं और पेशेंट का रेशियो है, वो इम्प्रूव हुआ है। और इवन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, अब देखिएगा एग्जैक्ट डेटा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो डॉक्टर और पेशेंट का रेशियो है, और टोटल जो बेड का रेशियो है पर लाख पॉपुलेशन, पर 1000 पॉपुलेशन, वो भी इंडिया ने मैच कर लिया, उसको एक्सीड कर दिया। अगर मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊं, यहाँ पे देखिए, दिख रहा है स्क्रीन? इंडिया डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो इज रफली 1:834, यानी 834 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, जबकि WHO के हिसाब से 1000 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन इंडिया हैज ऑलरेडी सरपास्ड द WHO डॉक्टर पेशेंट रेशियो, या बेड जो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उसके जो रिक्वायरमेंट है, वो इंडिया ने ऑलरेडी क्रॉस कर लिया। उस आधार पे भी हेल्थ का जो पैरामीटर है वो दिखाता है कि इंडिया ने गरीबी को, पॉवर्टी को एलिवेट किया है। पर कैपिटा इनकम तो बढ़ी है, वो सब आप डेटा यूज कर सकते हो, इकोनॉमी बढ़ा है, वो सब कर सकते हो। यानी कि गरीबी कम हुआ है, नीति आयोग का डेटा बिल्कुल बढ़िया है, शानदार है। ये दिखाने के लिए 4-5 आर्गुमेंट आपके काफ़ी है कि पॉवर्टी एलिवेशन हैज एक्चुअली टेकन प्लेस एंड नीति आयोग MPI इज वेरी रियलिस्टिक। ये आप कर सकते हो। बट सवाल था अप टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक? इसका मतलब है कि पूरी तरह 100% ये डेटा ठीक नहीं है। 100% गरीबी जितना कम दिखाया जा रहा है वो गुलाबी कागजों में ही एक्चुअली हुआ नहीं। उसको दिखाने के लिए इसकी बखिया उधेड़ देनी। वैसे मैं आपको बताऊं, सवाल नेगेटिव कनोटेशन में कभी पूछेगा नहीं कि नीति आयोग का MPI गलत है। क्यों? सरकार अपनी ही आलोचना नहीं करना चाहेगी, सरकार तो अपनी तारीफ करेगी, लेकिन अप टू व्हाट एक्सटेंट पूछ सकता है, क्योंकि इसमें तो स्कोप है लिमिटेशन बताने का, और कोई भी दुनिया का डेटा परफेक्ट नहीं होता है। इसलिए अप टू व्हाट एक्सटेंट जानबूझ के सवाल मैंने ही फ्रेम किया, और इस सवाल को फ्रेम 3 बार करना पड़ा मुझे, क्योंकि बार बार चेंज करना पड़ा कि भाई अप टू व्हाट एक्सटेंट इसीलिए डाला क्योंकि सरकार अपनी आलोचना कराएगी नहीं, बट अपनी को आलोचना तो करनी है। तो अब जो लिमिटेशन है इसके, वो आपको दिखाने पड़ेंगे। लिमिटेशन में क्या? जो आपने अचीवमेंट दिखाया है वहीं आप लिमिटेशन दिखाएंगे। अचीवमेंट में क्या दिखाया था कि वर्ल्ड बैंक कह रहा है, पहला कि वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि भाई, अगर आपको ध्यान होगा मैंने जो बोला है कि वर्ल्ड बैंक कह रहा था 2019-20 में कि इंडिया के पास 10% पॉवर्टी रेट है, जबकि वर्ल्ड बैंक क्या करता है पता है तुमको? एक डेटा यूज करता है। उस डेटा का क्या नाम है? वो डेटा एग्जैक्टली कहते हैं उसे, एक सेकेंड,
उसका नाम है कंज्यूमर पिरामिड सर्वे ऑफ हाउस होल्ड। कंज्यूमर पिरामिड सर्वे ऑफ हाउस होल्ड मतलब ये एक सर्वे होता है जो कुछ घरों में जाकर के किया जाता है कि उनकी हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है। और उस सर्वे को करता है कौन? इंडिया में एक है CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। अगर आपने पढ़ा होगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट में, तो भारत सरकार कहती है कि इंडिया में 4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जबकि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी नाम की जो प्राइवेट संस्था है वो कहती है भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 9.2% है। लास्ट ईयर जो उसका सर्वे हुआ। तो ये प्राइवेट संस्था ने कंज्यूमर पिरामिड जो हाउस होल्ड सर्वे है उसको करवाया, और जो बहुत लिमिटेड स्केल पे हुआ, यानी कि फ्लॉड है, या यूं कहूँ तो फ्रॉड है, जो रिलायबल नहीं। और मजे की बात है कि वर्ल्ड बैंक ने इसको अलाइन करने के लिए जिस डेटा का यूज किया, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके सेशन में आने से पहले विवेक देवराय का एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल मैंने पढ़ा, और उस आर्टिकल में उन्होंने बहुत इफेक्टिवली डेटा के सहारे समझाने की कोशिश की थी। तो वर्ल्ड बैंक का डेटा अगर आप देंगे नीति आयोग के डेटा को सपोर्ट करने के लिए, मैंने कहा GS3 इज ऑल अबाउट डेटा, फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल्स, क्योंकि इकोनॉमी में जब तक आप डेटा, फैक्ट, एग्जाम्पल नहीं दोगे आप साबित नहीं कर पाओगे कुछ। आप देख लीजिए कहीं भी दुनिया की इकोनॉमी बिना डेटा के नहीं चलती, लेकिन आप वहीं सोसाइटी में डेटा देखना जाओगे उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता। आर्गूमेंट वहाँ किंग है, एग्जाम्पल किंग है। तो आपने कहा था नीति आयोग का जो डेटा है MPI है, एक्चुअली में अच्छे से कवर करता है सब कुछ, और उसको सब्सटेंशिएट आपने किया था वर्ल्ड बैंक के पॉवर्टी वाले डेटा से, जबकि वर्ल्ड बैंक का खुद डेटा कंज्यूमर पिरामिड सर्वे को आधार बनाता है, जो CMIE करवाती है, जो प्राइवेट संस्था है, जो बहुत ज़्यादा त्रुटियों से भरा हुआ है। नंबर टू आपने कहा था कि नीति आयोग ने जो डेटा लिया है वो कास्ट एंड सोशियो इकोनॉमिक इंडेक्स से लिया है, सर्वे से लिया है 2011, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से लिया है। जबकि सच ये है मित्र कि कास्ट एंड जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे है 2011 का, उसको हुए 14 साल बीत चुके हैं, 13-14 साल हो गए, और वो डेटा अपने आप में आउटडेटेड हो गया। 2013 के बाद कोई भी पॉवर्टी रिलेटेड डेटा भारत में अपडेट नहीं किया है। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। तो आप लेकुने में अप टू व्हाट एक्सटेंट के जो लिमिटेशंस हैं कि ये जो पॉवर्टी इंडेक्स है, MPI है, इसकी क्या लिमिटेशन है, उसमें दूसरा ये भी डालिए कि कोई भी डेटा, पॉवर्टी से संबंधित कोई भी डेटा, गरीबी से संबंधित कोई भी डेटा 2013 के बाद से भारत में अपडेट नहीं किया गया। और जिस कास्ट एंड सोशियो इकोनॉमिक इंडेक्स को नीति आयोग ने उपयोग किया है उसको हुए भी 14 साल हो चुके। तो एक ये कमी दिखा दी आप। फिर एक तीसरी जो महत्वपूर्ण कमी है, जो क्वालिटेटिव फैक्टर को कंसीडर करती है, वो ये करती है कि आपने कहा हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पर आपने कभी बात किया कि जो हेल्थ है, हेल्थ का मतलब क्या? आपने कहा डॉक्टर पेशेंट रेशियो। हेल्थ का मतलब मैंने पूछा क्या? आपने कहा बेड कितनी अवेलेबल है वो, पर आपने कभी पूछा कि एक्चुअली में हॉस्पिटल की एक्सेसिबिलिटी भी उनको है क्या? 50 to 60% जो अच्छे हॉस्पिटल हैं वो टायर 3 सिटीज में, सॉरी टायर 1 सिटी, क्या बोलेंगे उसको, बड़े शहरों को टायर 3 बोलेंगे या टायर 1 बोलेंगे? हाँ, तो टायर 1 सिटीज में, मुंबई और पुणे जैसे सिटीज में, लखनऊ जैसे सिटीज में बहुत ही कम हॉस्पिटल जो मल्टी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं वो गाँव में या टायर 2 या टायर 3 सिटीज में। तो एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज भारत में नहीं है, बस खाली अवेलेबिलिटी है। तो आपने उसको कंसिडर किया नहीं, पहला। दूसरा, प्रिवेंटिव केयर को आपने कंसिडर किया नहीं। आपने आयुष्मान भारत योजना चला दिया और आपने कहा सबको हेल्थ मिल गया है, हेल्थ फॉर ऑल, लेकिन आपने कभी ये कंसिडर किया कि आयुष्मान भारत योजना आप एडमिट होंगे तो ही उसका बेनिफिट मिलेगा, OPD के लिए मिलेगा क्या? एजुकेशन की आपने बात की, क्या क्वालिटी एजुकेशन को जो असर रिपोर्ट पब्लिश करते हैं उसके डेटा को आप यूज कर सकते हो? क्या असर रिपोर्ट के हिसाब से आप दिखाइए कि क्या भारत में क्वालिटी एजुकेशन है, क्या भारत में लर्निंग गैप नहीं है, क्या भारत में हायर एजुकेशन में स्टेम एनरोलमेंट में क्या उसमें गैप नहीं है, क्या उसमें रूरल अर्बन डिवाइड नहीं है? तो हेल्थ एजुकेशन हो गया। अब जिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात की, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आपने किन पैरामीटर्स को शामिल किया? क्या लखनऊ की जो जरूरत है वो चेन्नई की जरूरत बन सकती है? क्या गांव उत्तर प्रदेश की बस्ती में जो जरूरत है, जिन सर्विसेज की जरूरत है, क्या वो सर्विसेज की जरूरत उत्तर प्रदेश के नोएडा में हो सकती है? नोएडा की सर्विस की जरूरत अलग है, बस्ती की जरूरत अलग है। तो जो आप क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करते हैं, उसमें जिन सर्विसेज को आपने शामिल किया है वो यूनिलेटरल है, वो सेंसर्ड सर्विसेज जो टर्म इस्तेमाल होता है, आपने तय कर लिया इन सर्विसेज को डालना है, पर आपने ये तय नहीं किया कि ये सर्विसेज किसके लिए जरूरी है।
ट्राइबल इलाके में एनसीडी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे इलाके में, मतलब एनसीडी मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, जेनेटिक डिजीज ज़्यादा होती हैं वहाँ पे, लेकिन दूसरे इलाके में हो सकता है, माफ़ करना, ट्राइबल इलाके में कम्युनिकेबल डिजीजेज ज़्यादा हो सकती हैं, जबकि माफ़ करना मैं उल्टा बोल रहा हूँ, कोई ऐसा इलाका जो बहुत ज़्यादा गरीब है, जहाँ पे वास वगैरह यानी कि सफाई का, हाइजीन का ख्याल नहीं है, वहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज ज़्यादा हो सकती हैं, जबकि दूसरे इलाके में, ट्राइबल इलाके में जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, या उनकी और बीमारियाँ हो सकती हैं, तो एनसीडी बढ़ सकता है। मुंबई जैसे इलाकों में एनसीडी बढ़ सकता है, जहाँ पे फैटी होना, ओबेसिटी होना एक अलग प्रॉब्लम है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज अलग प्रॉब्लम है। 28% लोगों की कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से मौत हो जाती है, हेल्थ मिनिस्ट्री का डेटा आपने देखा ही था लेक्चर में। तो आपने क्या हेल्थ की जो ज़रूरतें हैं या जिन सर्विसेज की ज़रूरतें हैं, क्या उनको आपने वन साइज फिट फॉर ऑल वाले अप्रोच से ही रखा? क्या उनको आपने कस्टमाइज किया? अगर नहीं किया तो आपने फिर कैसे तय किया कि पूरे भारत में गरीबी इस अनुपात में, इस परसेंटेज के हिसाब से कम हो गई है? आपने वही पैरामीटर उत्तर प्रदेश की भी रखा, वही पैरामीटर्स आपने नागालैंड की भी रखा, वही पैरामीटर्स आपने मुंबई के लिए भी रखा, और आपने कह दिया यहाँ पे इतनी गरीबी, यहाँ पे इतनी गरीबी, यहाँ पे इतनी गरीबी कम हो गई। तो कस्टमाइज नहीं है, वन साइड डज नॉट फिट फॉर ऑल, ये आप लिख के आइए। एक ही पैरामीटर सभी के लिए उपयोगी नहीं है, सर्विसेज की डिमांड हर जगह सेम नहीं है, ये सब बातें आपको लिखनी है। फिर उसके बाद ऐसे है, हमने कहा कि तेंदुलकर कमेटी ने कहा कि $1.99 पीपीपी जहाँ जहाँ है वो गरीब नहीं है, जिसके पास है $2 लगभग खर्च करने की क्षमता, हैसियत, वो गरीब नहीं है। पर वर्ल्ड बैंक ही अलग अलग समय में $1.9, $2.5, $3.2 इस तरीके की उसने पीपीपी तय किया गरीबी के लिए। आपने सिर्फ 1.9 क्यों पिक किया? आप 2.5 जैसे ही पिक करते गरीबी बढ़ के 20% हो जाती, आपने वो नहीं पिक किया। तो कहीं ना कहीं आपकी मेथोडोलॉजी भी सेंसर्ड है, मेथोडोलॉजी भी आपकी सेलेक्टिव है। इतना आलोचना नहीं करना है, बट कम से कम डेटा दिखा देना है कि सेलेक्टिव मेथोडोलॉजी, सेंसर्ड मेथोडोलॉजी, एक समान पैरामीटर्स, अलग हर क्षेत्र के लिए एक समान पैरामीटर्स, ये सब आप लिख के आएंगे। तो अगर लिमिटेशन की बात की जाए, जो पॉवर्टी मेजरमेंट है भारत में, तो लिमिटेशंस के लिए 7-8 पॉइंट आपके पास हो गए, बट डायमेंशन डाल देना है, डेटा भर भर के आपको दे दिया है मैंने। एक और डायमेंशन जो मुझे ध्यान में आया, वो डायमेंशन है मित्र, अर्बनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। पूरे भारत में जितने भी अर्बन एरिया हैं उनका एवरेज निकाला गया, उससे पता चला कि 36% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन बिलोंग टू द माइग्रेंट्स, यानी बाहर से जो आए हुए लोग हैं वो शहरी पॉपुलेशन का 36% कवर करते हैं। द फैक्ट इज, सबसे ज़्यादा गरीब भी वही लोग हैं जो माइग्रेंट हैं। आप दिल्ली में जाके देखिए, आप देखेंगे सबसे ज़्यादा गरीब वही लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं। आप पॉश इलाके में जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं, जो सालों से रहते हैं, वो गरीब नहीं है ज़्यादा। ऐसे मुंबई में आप देखिए, धारावी की तरफ जाके देखिए, अधिकतर माइग्रेंट्स वहीं रहते हैं, कितने गरीब हैं वो। तो गरीबी का भी जो स्प्रेड है वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर ग्रुप में, एक पर्टिकुलर टाइप के लोगों में ज़्यादा है। तो आपको उनके जो डिमांड है, उनकी जो नीड्स हैं, उनके पास जो फैसिलिटीज़ हैं, उनका अलग से आपको सर्वे करना चाहिए था, ताकि उनमें कितना गरीबी का पेनिट्रेशन है उससे आपको पता चले और पॉलिसी बनाने में आपको मदद मिले। एक तो ये। दूसरा, रूरल एरिया में जो गरीबी है उसको भी मेजर करने के लिए आपने सेम पैरामीटर यूज किया, जबकि रूरल एरिया में 2 टाइप के लोग हैं। पहला वो जो कल्टीवेटर्स हैं, यानी जो खेती किसानी करते हैं, जिनके पास ज़मीनें हैं, और वो लोग जो लैंडलेस लेबरर्स। जो कल्टीवेटर्स हैं उनका डेटा कहता है, सरकारी डेटा, कि 59% लोग भारत में गाँव में खेती किसानी के काम में लगे हुए हैं। उनमें से जो 26% लोग हैं जो कल्टीवेटर्स हैं, यानी जिनके पास खेत है, जो जिनके पास खेती है, ज़मीन है, उनमें से मैं फिर से कह देता हूँ, भारत में एवरेज तौर पे गाँव में 59% लोग खेती किसानी में लगे हैं। जिनके पास खेती किसानी है, जिनके पास में ज़मीनें हैं, उनमें से जो 26% लोग हैं वो गरीब हैं। लेकिन यही गरीबी का आंकड़ा जब लैंडलेस लेबर की बात करेंगे, जिनके पास ज़मीनें हैं ही नहीं, सिर्फ वो मजदूरी करते हैं, उनकी बात करेंगे, तो ये आंकड़ा बढ़ करके कितना हो जाता है? लगभग 50% हो जाता है। तो आपने उनकी जो गरीबी के डेटा हैं या उनके लिए जो पॉलिसी फ्रेमवर्क हो सकता था वो आपने तय नहीं किया, आपने सबको एक समान तौल दिया। कंक्लूजन क्या लिखोगे? नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंडिया में गरीबी की
एक बहुत डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट पेश करता है, लेकिन भारत में अलग अलग राज्य, अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग सेक्टर में गरीबी की प्रिवेलेंस या गरीबी की व्याप्ति अलग अलग स्तर पर है। जरूरी है कि इस हेतु एक व्यापक सर्वे कराया जाए तथा हर क्षेत्र में उपलब्ध गरीबी के आधार पर उनके लिए नीतियां और कार्यक्रम चलाए जाएं। इस तरीके से आप एक कंक्लूजन लिख सकते हो। मुझे लग रहा है कि गरीबी से संबंधित कुछ भी आएगा, इतने डेटा, इतने एग्जाम्पल्स, इतने डायमेंशंस आपके लिए काफ़ी होंगे। अब बताओ आपके पॉइंट्स, आपने भी लिखा होगा, महान पॉइंट हो वो बताओ, और कोई सजेशन हो तो बताओ। स्नेहल हो या चली गई? डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो जो डिक्रीज हुआ है ड्रास्टिकली अचानक, गवर्नमेंट ने डेफिनेशन ही चेंज कर दिया है। क्या भाई, क्या पहले तो राहुल? ये मैंने कुछ अलग एक 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। तो पहला तो डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो जो अचानक ड्रास्टिकली डिक्रीज हुआ है इंडिया में, उसमें गवर्नमेंट ने डॉक्टर की डेफिनेशन ही चेंज कर दी है। इसमें क्या किया, आयुष मंत्रालय की जितने भी डॉक्टर नहीं उनको नहीं, include कर बट लिया यार है। देखो, सरकार ने अगर भैया 5 लाख भैया आयुष सुनो ना, मंत्रालय के हैं। पहली चीज तो अगर सरकार ने कह दिया कि आयुष डॉक्टर भी डॉक्टर है, तो सरकार के खिलाफ तभी आप जाओगे जब वो हेल्थ पॉलिसी पे सवाल पूछेगा, या भारत में डॉक्टर्स किनको ट्रीट किया जा रहा है, माना जा रहा है, उन पे सवाल पूछेगा, तब आप वो कमी बताओगे। यहाँ पे डॉक्टर की परिभाषा को लेकर सवाल नहीं पूछा है। यहाँ पे तो सिर्फ खाली हेल्थ वाला, कि आपके पास एक डेटा है कि भैया पेशेंट और डॉक्टर का रेशियो ये है, लेकिन क्वालिटी क्या केयर उपलब्ध है, क्या एक्सेसिबल केयर उपलब्ध है, हॉस्पिटल की एक्सेसिबिलिटी है, इसको लेकर क्रिटिसाइज आप करोगे। सवाल ये नहीं है कि और सर डॉक्टर मानना दूसरा है ये है कि डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो तो डिक्रीज हुआ है, लेकिन नर्स का रेशियो अभी भी WHO का 1:300 हाँ, तो आप लिखिए पैरामेडिकल, और इंडिया का 1:600 तो उसमें प्लस लिखिए चल रहा है। पैरामेडिक स्टाफ जो है भारत में अब भी कम है, ऐसे लिखिए आप, ठीक है ना। और वो लिखने के बजाय क्वालिटी हेल्थ केयर क्या हो सकता है। स्नेहल आपके इनपुट से ले लेता हूँ, फिर स्टूडेंट से बात करता हूँ। यस, क्या ऐड करना चाहोगी आप इसमें? जी सर, सर हेल्थ एजुकेशन पॉवर्टी कर लिया तो 90% 80% जो सवाल आएंगे मोस्ट प्रॉब्ली इसी टॉपिक से आएंगे। पीवाईक्यू एनालिसिस से पता चल रहा है। तो आप लोग इतना जो डेटा है अभी जो लेक्चर में बताया है उसको लर्न करने पे, उसको बार बार यूटिलाइज करने पे फोकस करो। एंड इट इज मोर देन इनफ। इतना आपको एग्जाम में याद आ जाएगा, यू कैन राइट। अब ये डेटा कौन से पीडीएफ में डाल दूं? मतलब मुझे आज तक नहीं समझता है कि मैं कौन से पीडीएफ में डेटा डाल दूं, वो मुझे भी नहीं। और जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूं तब वो आने लगता है रेडियो से, सिग्नल से, अदरवाइज वो डेटा पीडीएफ में बैठ के थोड़ी लिखूंगा। तो प्लीज, लेक्चर्स कांट बी रिप्लेस्ड व्हेन इट कम्स टू गुड टीचर। अब वो टीचर ही नहीं है, उसका कुछ आता ही नहीं है, वो पीडीएफ खाली देता है, तो फिर यार पीडीएफ पढ़ लो। मैं तो पढ़ाने के लिए पैदा हूँ, मैं तो टीचर हूँ यार, मैं पीडीएफ बनाने के लिए नहीं पैदा हूँ, है ना। ठीक है, और कोई इसमें पॉइंट स्नेहल ऐड कर सकती हो, या फिर बच्चों के और पॉइंट्स लेते हैं? नहीं सर, मुझे लगता है इतना ही वो पढ़ ले अगर, और अच्छे से रेप्लिकेट करना सीख जाए प्रेजेंटेशन वाइज, तो मोर देन इनफ है। और यूपीपीएससी के सवाल भी ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछता है। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग कि जो पूछा है उसका जवाब भी देना है बस हमें, और कुछ एक्स्ट्रा उसने लगाया नहीं होता है, दिमाग हमें भी नहीं लगाना होता। हमें यूपीएससी में ये सब पढ़कर जाकर भी पॉसिबिलिटी है कि आपको आंसर ना आए, और यूपीपीएससी में ऐसा नहीं है। तो इस स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट का आप फायदा उठाए, जो भी है वो अच्छे इनके से पॉइंट्स पूछ लेते हैं, बच्चों के नहीं कहेंगे मेरी सुनी नहीं लिया, बहुत बुरा लगता है लोगों को। हाँ ऑफ कोर्स बताइए सब लोग एक एक करके। कोई और सर ने जो पॉइंट्स बताया उससे बाहर का कुछ हो तो बताओ, मतलब ताकि क्लास को भी पता चले कोई न्यू पॉइंट है तो ऐड। हाँ, कुछ नया होगा तो ही बताओ, नहीं तो जो मैंने बताओ वही बताओगे तो क्या ही। कुछ नया बताओ तो मेरा भी ज्ञान बेहतर होगा ना भाई। एनीवन? कुछ अपरिचित मित्रों से मिल लेते हैं। बताइए स्नेहा मैडम, आकाश, वाजपेयी, शुक्ला, आकाश, अंजलि, अंकित, अंजू, सॉरी अनुज। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में एक्सेस टू इंटरनेट भी डाल सकते हैं क्या? डिजिटल डिवाइड डाल दो ना, लेकिन कैसे साबित करोगे आप उसको? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में मैंने जो आर्गुमेंट दिया है वो आर्गुमेंट दिया है इंडेक्स ऑफ सर्विसेज, यानी कि कौन से सर्विस को आपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में डाला है। डिबेट इस पर हो रहा है, डिबेट इस बात पर हो रहा है कि आपने जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की परिभाषा बनाई, जो बास्केट बनाया सर्विसेज का, उसमें से कौन सी सर्विसेज आपने डाली। बस्ती की रिक्वायरमेंट हो सकती है दूध ब्रेड, बस्ती की रिक्वायरमेंट हो सकती है हेल्थ एजुकेशन, नोएडा की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि थिएटर नहीं है ना। तो आप उसको कैसे जनरलाइज करेंगे? दैट्स द इशू। वो आर्गुमेंट चाहिए आप।
और कोई मित्र? लिख के दिखाओ, लेकिन खाली डायमेंशन लिखना, पूरा आंसर लिखोगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। या चाहो तो एक काम करो, तुम लिख ही दो, है ना। स्नेल, डू योर बेस्ट, ठीक है। SDG 3 deals with health and well-being. Health and well-being. ये अपन जो बता रहे हैं फैक्चुअल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ताकि ऐसे ना लगे एग्जामिनर को हमें पता नहीं, क्योंकि SDG 4 डील्स विद क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन। उसके बाद आप क्या करोगे, इवैल्यूएशन पूछा है तो पहले SDG 3 का कर देते हैं। SDG 3 हेल्थ एंड वेलबींग, इसका कर देते हैं। इसमें पहले क्या लिखेंगे, प्रोग्रेस। देखो स्पेसिंग देख लो कैसे दे रही हूं मैं, और कैसे लिखना है वो भी देख लो। तो प्रोग्रेस, इसको बॉक्स बनाना है, पहले लिखना है रिडक्शन इन MMR। अभी सबको डेटा पता है कि रिड्यूस्ड फ्रॉम 130 in 2015 to 97 in 2021, ये डेटा सबको पता है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कितना, ऑलमोस्ट हमारा 99% इम्यूनाइजेशन हो चुका है। मैंने जो नीति आयोग वाला लेक्चर लिया था उसमें सारे डेटा लर्न करवाया था। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, रिडक्शन इन MMR। उसके बाद क्या है, यूनिवर्सल कवरेज। ये किसके अंडर हुआ है, आयुष्मान भारत। 5 लाख कवर, ओके। तो नेक्स्ट लिखेंगे बेटर फैसिलिटीज एंड इंफ्रा, ओके। ये हो गया प्रोग्रेस, क्या क्या हुआ है। बट इवैल्यूएशन करना है, जब भी हम आंसर भी इवैल्यूएट करते हैं तो बस अच्छी चीजें नहीं बताते, बुरी भी बताते हैं। तो प्रोग्रेस के बाद हम करेंगे चैलेंजेस, कि चैलेंजेस SDG 3 में हम कहाँ पीछे रह रहे हैं। तो फर्स्ट है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। इसमें 66% ऑफ डेथ्स हैपन ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ये क्या होता है, डायबिटीज, BP, कैंसर, ऐसी जो कॉन्टैक्ट से फैलती नहीं है, ऐसी डिजीजेस से 66% डेथ्स होती है इंडिया में, नीति आयोग का रिपोर्ट है। तो ये लिखना है। फिर मेंटल हेल्थ पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं। 14% ऑफ आवर पॉपुलेशन सफर्स विद सम काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ, बट ओनली 1 in 10, मतलब ओनली 10% हैव एनी होप और एनी हेल्प इन द मेंटल हेल्थ सेक्टर। उसके बाद हम लिखेंगे लैक ऑफ इंफ्रा। लैक ऑफ इंफ्रा ये है कि हॉस्पिटल बेड्स और डॉक्टर टू पेशेंट रेशो WHO का जो रेकमेंडेड है उससे हमारा कम है। अब डॉक्टर टू पेशेंट रेशो हर साल बदलता है, बेड्स वाला हर साल बदलता है, बट WHO से तो कम ही है। तो आपको सब्सटेंशिएट करना है तो ऐसे सब्सटेंशिएट कर दो, हर डेटा याद करेंगे तो बहुत डेटा हो जाएगा रटने को। ऑन हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ये मेन इश्यूज है हेल्थ के। अब ये जो मैंने आपको 2 मिनट में बता दिए, ये पढ़ाने में लोग 1-1 घंटा पढ़ा सकते हैं इसको, पर इतना ही है जो आपको याद रखना है कि प्रोग्रेस क्या किया है। SDG क्या कह रहे हैं, प्रोग्रेस क्या किया है, चैलेंजेस क्या है। हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, 45% है। नीति आयोग की रिपोर्ट ने कहा है कि अगर 100 रुपए खर्चा करना होता है तो 45 लोगों को खुद के पॉकेट से करने पड़ते हैं, जिससे पीपल आर पुश्ड इनटू पॉवर्टी। ये हो गया SDG 3 का बता दिया। अब ऐसे ही सेम हम SDG 4 का बताएंगे। SDG 4 क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। अभी यू कैन ऑल्सो थिंक कि प्रोग्रेस क्या क्या रहा होगा। SDG 4 में प्रोग्रेस क्या क्या किए हैं हमने। राइज इन लिटरेसी, ऑफकोर्स लिटरेसी में राइज हुआ है। राइज इन ग्रॉस एनरोलमेंट 77% है ना, 77% अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। राइज इन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, और जेंडर पैरिटी भी है, जेंडर पैरिटी। देन रूरल enrollment increased, okay. Rise in number of medical colleges, ये भी हमने किया है, colleges। ये हो क्या, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये सारी प्रोग्रेस हो गई, पर चैलेंजेस भी है। अब चैलेंजेस में क्या लिखेंगे, लैक ऑफ फंक्शनल फाउंडेशनल लिटरेसी। देखो मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ और आईपैड पे लिख रही हूँ, इसलिए इतनी अच्छी हैंडराइटिंग नहीं आ रही, बट फिर भी
50% of class 5 students cannot read to the grade level. मतलब 5th स्टैंडर्ड की जो बुक्स है वो उनको पढ़ने नहीं आती है. 50% 5 स्टैंडर्ड के बच्चे ऐसे हैं जिनको बुक्स पढ़ने नहीं आती है. ये किसने कहा है? असर रिपोर्ट ने कहा है. फिर वी हैव लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज. वो एक टॉयलेट वाला स्कूल्स में टॉयलेट्स की कमी है, वो एक डेटा है, वो आप लिख सकते हैं. देन वी हैव लैक ऑफ इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज. फिर वी हैव लैक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग. सिर्फ 3.7% लोगों ने किया हमारे यहाँ, जबकि चाइना में और साउथ कोरिया में तो वो 50% तक है. तो वो एक इशू है. देन वी हैव लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड टीचर्स. अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट हमारे पास 1 मिलियन टीचर्स की शॉर्टेज है. 1 मिलियन टीचर्स यानी 10 लाख टीचर्स की शॉर्टेज है सेकेंडरी, प्राइमरी और हायर सेकेंडरी लेवल्स पे. तो 1 मिलियन टीचर्स की शॉर्टेज है, ये नीति आयोग ने कहा है. तो ये इंफॉर्मेशन काफी क्रिस्प है, तो इसको याद ही रख सकते हैं. 1 मिलियन डेटा याद रहने जैसा. अब हमने क्या किया? प्रोग्रेस बताया, चैलेंजेस बताए. अब हम बताएंगे गवर्नमेंट ने क्या क्या किया. बट अभी हमारे पास पेज भी तो कम है ना. देखो अपना 1-2 पेज भर चुका है. हम अब मेजर्स सजेस्ट करेंगे या और एक्स्ट्रा लिखेंगे, ये सभी को आने वाले प्रॉब्लम्स है. तो यहाँ पे नाम स्टेप्स टेकन ऐसे लिख लेंगे. और यहाँ पे लिखेंगे हेल्थ, यहाँ पे लिखेंगे एजुकेशन. देखो सारा कुछ कम जगह में कैसे फिट करेंगे ये समझना है आपको. एजुकेशन में क्या किया है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, निपुण भारत, दीक्षा पोर्टल. और क्या किया हमने? स्किल इंडिया मिशन. हेल्थ में क्या किया है? नेशनल हेल्थ पॉलिसी लाई है 2017 में. आयुष्मान भारत किया है. देखो कितनी सारी बातें हम लिख रहे हैं यहाँ पर. फिर ईबी मिशन. फिर क्या है? मैटरनल हेल्थ. तो कितना कुछ लिखा है मैंने. जगह कितनी कम लगी है, नाक के बराबर जगह लगी है, क्योंकि हमने डायग्रामेटिक फॉर्मेट में इसको बता दिया कि हाँ हमें पता है गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है. अब हम बताएंगे मेजर्स नीडेड टू इम्प्रूव. इसमें हम अपने मन से मेजर्स बनाएंगे. और मेजर्स कैसे बताते हैं? मेजर्स पता नहीं हो तो कैसे बताओगे? चैलेंजेस जो है, चैलेंजेस को ही सॉल्व करने के मेजर्स आपको बताने. जैसे कि हेल्थ में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, हाई एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का स्प्रेड हो रहा है, मेंटल हेल्थ का इश्यूज है. तो फिर पहले SDG 3 के मेजर्स बताएंगे हम. SDG 3 पहला उसका मेजर होगा अवेयरनेस जनरेशन अबाउट एनसीडी एंड मेंटल हेल्थ. एग्जाम्पल क्या है इसका? FSSI का ईट राइट कैंपेन. ईट राइट कैंपेन. इसमें ये लोग बता रहे थे कि भाई ये खाने से बीपी हो जाता है, ये मत खाओ, ये वो. इंक्रीज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, क्योंकि अगर इंश्योरेंस होगा लोगों के पास तो उनका हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं होगा. इंश्योरेंस से उनका जो भी हेल्थ इश्यू है वो कवर हो जाएगा. इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेडिकल एजुकेशन. मेडिकल एजुकेशन की सीट्स बढ़ेंगी तो डॉक्टर टू पेशेंट रेशो ऑटोमेटिक इम्प्रूव होगा. प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन. इसी से हम वे अहेड बता सकते हैं. इसी से हम सॉल्यूशंस चैलेंजेस से ही निकल के आ सकते हैं. जैसे फोकस ऑन फाउंडेशनल एंड अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग. एग्जाम्पल क्या है इसका? आंगनवाड़ी प्रोग्राम. फिर क्या कर सकते हैं? और फंडिंग टू डेवलप स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी. ये क्या है? इसमें एग्जाम्पल है PM श्री योजना जो आई है अभी
पीएम श्री स्कूल योजना, उसमें डिजिटल स्मार्ट स्कूल्स बनाने की कोशिश चल रही है। नेक्स्ट वी हैव एनजीओ एंड प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन। एग्जाम्पल, प्रथम एनजीओ है जो एसर का स्टडी करते हैं, एसर रिपोर्ट निकालते हैं। एंड फाइनली वी हैव टीचर ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। फिर यहाँ पे लिखना है SDG 3 and 4 प्ले। देखो अभी मैंने इस पे लिखा है ना, क्या बोलते हैं, आईपैड पे, इसीलिए मेरी राइटिंग थोड़ी बड़ी बड़ी आई है, थोड़ा फॉन्ट बड़ा हो गया है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे ना तो इंट्रोडक्शन के लिए इतनी नहीं, थोड़ी और जगह बचेगी। प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंक्लूसिव डेवलपमेंट, must be fostered to achieve vision of विकसित भारत in 2047। ओके, तो 3 पेजेस में भी फिट किया हमने आंसर, और आपको लिखना कैसे है वो भी बताया। ओके, तो अब समझा है। अब किसी के सवाल हो तो पूछ। आवाज तो आ रही है ना मेरी? हेलो, आ रही मैम। हाँ, तो समझा ना? ये देखो 3 पेजेस में फिट किया है, कैसे उसको लिखना है, उसका स्पेसिंग कैसे देना है, डायग्राम को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। इस डायग्राम में आप एक बॉक्स डायग्राम नॉर्मली बनाते हैं ना, तो अब यहाँ पे अच्छा दिखेगा नहीं दिखेगा, बट बॉक्स करना है डायग्राम को। मैम एक सवाल था मेरा। जी पूछिए। मैम जैसे SDG 4 में जो चैलेंज है, तो उसमें हम एक्सपेंसिव एजुकेशन को, जैसे इधर यूपी में कि ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों में ही का क्रेज चलता है और गवर्नमेंट स्कूलों की तो हालत खराब है इधर, तो ऐसा ये लिख सकते हैं कुछ में? हाँ, जरूर, आपको जो भी चैलेंजेस लगे आप लिख सकते हैं। ये कोई परफेक्ट नहीं है, मैंने जितने मुझे याद आ रहे थे वो मैंने लिखे, पर उसको वेटेज कितना देना है हर किसी को ये समझ के चलो। प्रोग्रेस को इतनी ही जगह दे सकता है, चैलेंजेस को इतनी ही जगह दे सकता है, क्योंकि वरना फिर कोई तो चीज मिस हो जाएगी अपने आंसर की। तो हर चीज डालनी है। देखो मैंने इतना फिट करके लिखा है, तभी भी पूरे 3 पेजेस भर गया, एक भी जगह मेरे पास बची नहीं है एक्स्ट्रा। तो जी मैम, ठीक है। 4 पॉइंट हर किसी के लिखना है, उसमें आपको जो पॉइंट ज्यादा अप्रोप्रिएट लगे वो लिख देना। मैम जैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दो चीजें पूछा हुआ है, एक तो इवैल्यूएट वाला पार्ट, सेकंड पार्ट इज द सजेस्टिव मेजर्स। तो इवैल्यूएशन वाला जो पार्ट है उसको हम 2 पेज में करेंगे और सजेस्टिव मेजर 1 पेज में, यस कंक्लूजन। यस, एंड इवैल्यूएशन के बाद मैंने गवर्नमेंट स्टेप्स भी लिखे हैं जो डायग्रामेटिक फॉर्मेट में मैंने फिट कर दिया है। अगर मैं थोड़ा छोटा लिखती तो ये डायग्राम में ज्यादा और बड़ा बना पाती, बट यहाँ पे ना मेरी हैंडराइटिंग फिट नहीं हो रही, बट पेज पे तो सही से फिट कर देते हैं। जो डायग्राम है उसको एक तो कंक्लूजन के पहले लिखते हैं, या जहाँ पे एकदम सही फिट हो रहा है वहां पे फिट करते हैं। कभी कभी मतलब 3 जगह है जहाँ पे डायग्राम डाल सकते हैं, इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद, कंक्लूजन के जस्ट पहले, या आपको लगे बीच में कहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे। बट एक आंसर में एक डायग्राम ही डालना है, ज्यादा डायग्राम डालेंगे तो पूरा ऐसे लगेगा ड्राइंग ही बना दिया, आंसर नहीं लिखा। जैसा भी मैंने जो टेस्ट दिया हुआ है उसमें जो कंक्लूजन में लिख रहा हूँ वो विकसित भारत और SDG, ये रिपीटिशन हो रहा है मेरे साथ। और जो इवैल्यूएशन होके आया है अग्नि परीक्षा वाले में, उसमें भी सर ने बोला हुआ है कि जिन्होंने इवैल्यूएट किया है कि आप ये रिपीटेटिव लिख रहे हैं कंक्लूजन, इसको चेंज कीजिए। तो इसमें अगर मुझे वो विकसित भारत हटा के कुछ और लिखना होता तो मैं क्या लिखता? अगर पॉपुलेशन का है तो यूज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मीटिंग ऑफ SDG गोल्स है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, या आप ओवरऑल वे अहेड भी लिख सकते हैं। इधर तो एक्सप्लिसिटली पूछा है मेजर्स नीडेड टू इम्प्रूव, तो अपन ने एक्सप्लिसिटली लिख दिया। पर अगर बस इवैल्यूएट का क्वेश्चन होता और बस 8 मार्क का होता तो हम कंक्लूजन में वे अहेड मतलब आगे और क्या कर सकते हैं वो लिखते थे। तो 8 मार्कर्स वालों में जगह नहीं है अगर वे अहेड लिखने को आपकी, तो आप कंक्लूजन में उसको ऐड कर सकते
मैम इसमें हम जीडीपी का और एग्जांपल दे सकते हैं ना? क्या क्या? इसमें हम जीडीपी का एग्जांपल दे सकते हैं कि 2.9% खर्च करते हैं एजुकेशन हाँ में। हाँ, यस यस, वो भी लिख सकते हैं। और इसमें हम ग्राफ भी बना सकते हैं, मतलब कि पहले इतना खर्च होता था इतना, या अदर कंट्रीज बना के साथ। बना दीजिए ग्राफ, बट देखो ज्यादा डायग्राम बनाने से क्या होता है ना, आंसर का वो जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाता है। तो मैक्सिमम 2 डायग्राम्स। तो आप, अगर आपको पूछा होता कि जैसे यूपीएससी में सवाल आया था, व्हाट इज एक्सपेंडिचर डन ऑन सोशल सेक्टर ओवर द इयर्स, तो फिर वहां पे आपने एक्सपेंडिचर का डायग्राम बनाना वाज मोर अप्रोप्रिएट। बट यहाँ पे ओवरऑल एसडीजी 3 और 4 के बारे में पूछा है, उसमें आप एक्सपेंडिचर का डायग्राम बनाने में थोड़ी सी जगह वेस्ट कर देंगे, तो इतना अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। मैम एक चीज पूछनी थी। जी पूछे। मैम ये जो आपने गवर्नमेंट मेजर्स अलग से लिखा है, हम प्रोग्रेस में ही अगर सिर्फ एग्जाम्पल देके कि गवर्नमेंट की स्कीम ये है ऐड कर देते हैं, हाँ हाँ, ये बेटर है, या फिर अलग से मेजर लिखने पे कि हेडिंग डाल के गवर्नमेंट मेजर्स, तो दैट गिव्स एन एज, या फिर हम साथ में ही लिख सकते हैं विद द प्रोग्रेस? मेकिंग अ डायग्राम गिव्स एन एज इन द आंसर। तो मैंने सोचा ये डायग्राम फिट हो जाएगा, इस आंसर में सही दिखेगा, इसलिए मैंने ये डायग्राम चॉइस किया। इफ क्रिएटिवली और गेटिंग एन आइडिया फॉर अनदर डायग्राम, देन यू नीड नॉट मेक दिस। फिर कोई और डायग्राम अगर आपको सूझा है वो लिखो, और फिर प्रोग्रेस में ही एग्जाम्पल्स के तौर पे स्कीम्स लिख दो। मैम अगर थोड़ा रिपीटेटिव हो जाता है तो कोई इशू तो नहीं होता? लाइक अगर प्रोग्रेस में कोई चीज लिखी है एंड फिर गवर्नमेंट पॉलिसी या मेजर्स में भी अगर एक बार दो बार अगर आंसर में रिपीटेड हो जाता है तो? देखो, दिस व्हाट वी से, अ डायग्राम शुड ऑलवेज बी अ वैल्यू एडिशन। अब ये जो दीक्षा पोर्टल है, स्किल इंडिया है, निपुण भारत प्रोग्राम है, ये मैं आंसर में कहीं पे फिट नहीं कर पा रही थी, पर ये थोड़ा सा रिलेटेड था इससे, तो मैंने डायग्राम बना दिया। तो डायग्राम ऐसे नहीं होना चाहिए कि आंसर की बातें हमने फिर से डायग्राम में लिख दी, दैट इज नॉट, उससे हमें एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, एग्जामिनर को लगेगा वही वही बात हम रिपीट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन लिखना तो लिख लीजिए, लर्न भी हो जाएगा इमीडिएटली आपको, एक बार अगर आप लोग लिख लें। मैम इसमें किसी स्टेट का एग्जांपल भी दे सकते हैं अगर देना हो तो। हाँ हाँ, केस स्टडी देना हो तो देखो कितनी सारी जगह है साइड साइड में, केस स्टडी देना है तो केस स्टडी भी लिख सकते हो अगर आपके पास कुछ स्नेहल, वो तो शेयर। आई एम अवेलेबल, लेट्स स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। लिखोगे भैया पहले दूसरा सवाल? जी सर। लिख लो, स्क्रीन शेयर करूं? चलो।